Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take our new lecture of chapter number 2 System Development Life Cycle on the next phase which is Design Phase. Students, अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन फेज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं और डिज़ाइन फेज़ की क्या इम्पोर्टेंस है. In this, the system is designed to satisfy the functional requirements identified in the previous phase. डिज़ाइन फेज में हम ये करते हैं कि हम सिस्टम को जो है वो डिज़ाइन करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो हमने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग फेज में गैदर की होती हैं. Since problems in the design phase can be very expensive to solve in later stages of the software development. फिर ये होता है कि अगर स्टूडेंट्स हमारे डिज़ाइन फेज में कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट ना हो हमारे पास, उनकी बेसिस पे अगर कोई डिज़ाइन बना दिया जाए तो फर्दर स्टेजेस में, आने वाले स्टेजेस में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. टाइप्स ऑफ डिज़ाइन. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पे बात करते हैं. लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन. तो डे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हैं वो डिज़ाइन टू टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन एंड फिजिकल डिज़ाइन. अब डे स्टूडेंट्स, हम जो हैं इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिज़ाइंस हैं हमारे, ये इसमें लॉजिकल डिज़ाइन कौन सा होता है और फिजिकल डिज़ाइन कौन सा होता है. डे स्टूडेंट्स, हमारा जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है ये एक्चुअली हमारा वो डिज़ाइन होता है जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने डेटा की, कि डेटा कैसे फ्लो होगा, उस डेटा को इनपुट्स क्या क्या दिए जाएंगे और उससे हमें आउटपुट क्या क्या मिलेगा. इसमें हम इनपुट को भी डिस्क्राइब करते हैं कि इनपुट किन सोर्सेज से आएगा. इसमें हम आउटपुट का भी बताते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी. इसमें हम डेटाबेस का भी बताते हैं कि हमारा डेटाबेस, डेटा सोर्स क्या होगा. और इसमें वो प्रोसीजर्स भी बताए जाते हैं जिन प्रोसीजर्स के थ्रू डेटा फ्लो करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और इसमें जो है उनका फॉर्मेट भी बताया जाता है. फॉर्मेट का मतलब है तरीक़ेकार. तो डे स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है इसमें ये बताया जाता है हमारे इनपुट्स क्या होंगे, वो प्रोसेस कैसे होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आउटपुट्स हमारे क्या होंगे, और उसमें साइड बाय साइड स्टूडेंट्स इसमें यह भी बताया जाएगा कि हमारे डेटा सोर्स, डेटाबेसिस क्या होंगे. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के कोर्स में चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया था, मैं आपको वो रिकैप करवाने भी जा रहा हूँ. वो कॉन्सेप्ट आपका था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको जो है वो बता दूं कि एंटिटी किसको कहते हैं. एनीथिंग अबाउट विच एन ऑर्गेनाइजेशन keeps a record and that thing is interest for that organization. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास रखती है और वो उसके लिए इंटरेस्ट का होता है. तो एंटिटी कैन बी एनीथिंग, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट. जो नाउन की डेफिनेशन में सारी चीज़ें आती है वो एक एंटिटी की भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जाम्पल को लें तो उसमें एंटिटीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उसमें एंटिटी हमारे पास, एंटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास टीचर्स हैं, बुक्स हैं, ये तमाम एंटिटीज़ कहलाती हैं. फिर हमारे पास एंटिटीज़ का जो बायोडेटा होता है, हम उसे एंटिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में उन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं. फिर हम ये देखते हैं कि क्या एंटिटीज़ के आपस में कोई रिलेशनशिप है. इसके लिए हम लोग उनके बिटवीन रिलेशनशिप सिंबल को यूज़ करते हुए कोई रिलेशनशिप वगैरह मेंटेन करते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करते हैं तो लॉजिकल डिज़ाइन में हम लोग जो हैं ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या डेटा फ्लो डायग्राम, DFD बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, डेटा फ्लो डायग्राम तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टडी नहीं की, वो आप लोग हाई लेवल कंप्यूटर साइंस में स्टडी करेंगे. यहाँ मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन लेवल पे बता देता हूँ कि डेटा फ्लो डायग्राम जो एक्चुअली हमारी होती है उसमें हम ये बताते हैं हमारा डेटा किस तरह से एक प्रोसेस के थ्रू फ्लो करता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. उसमें हमारे पास सर्कल्स होते हैं,
उसमें हमारे पास जो है रेक्टेंगल सिंबल्स होते हैं, सर्कल प्रोसेस के लिए होता है, रेक्टेंगल जो है वो एंटिटीज़ के लिए होता है, और डेटा स्टोर के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगल और उसके मिड में लाइन होती है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आती है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये पीटर चेंसन ने 1979 में इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और अभी तक जो है ये यूज़ हो रही है, जिसमें जो है हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम का एक मॉडल बनाते हैं, हम कोई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम ये बताते हैं कि एक सिस्टम जो है वो डायग्रामेटिकली कैसे वो होगा, उसमें कितनी एंटिटीज़ होंगी, एंटिटीज़ का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और एंटिटीज़ के बिटवीन किस टाइप की रिलेशनशिप होगी। और स्टूडेंट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है इसमें काफ़ी 3 टाइप्स की एंटिटीज़, आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी डिस्कस भी की थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है। स्टूडेंट एंटिटी जो है उसके लिए रेक्टेंगल का सिंबल यूज होता है और रेक्टेंगल में ही एंटिटी के नेम को स्टूडेंट लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास जो है हम देख सकते हैं एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट से मुराद स्टूडेंट का जो बायोडाटा होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, फादर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे हमने जस्ट 3 एट्रीब्यूट शो किए, रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आप इसी तरह शो कर दें। तो हमारी एक एंटिटी है, एंटिटीज के लिए रेक्टेंगल सिंबल यूज होता है, उसमें एंटिटी के नेम को लिखा जाता है और एट्रीब्यूट्स के लिए सर्कल यूज होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक एंटिटी स्टूडेंट है, उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस, ये 3 उसके एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हमने देखा हमारे पास एक सेकंड एंटिटी है कॉलेज, उसके नेम को भी हमने रेक्टेंगल में लिखा और फिर हमारे पास उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलेज आईडी एंड कॉलेज नेम। तो ये कॉलेज के एट्रीब्यूट्स हुए। फिर अब हमने स्टूडेंट एक एंटिटी है, एक एंटिटी कॉलेज है। अब स्टूडेंट और कॉलेज के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है? स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में स्टडी करता है। तो इस रिलेशनशिप को स्टूडेंट्स शो करने के लिए हम लोगों ने ये डायमंड शेप सिंबल यूज़ किया, जिसमें हम रिलेशनशिप का बताते हैं। तो देखें, स्टूडेंट की एंटिटी की हमने रिलेशनशिप बनाई कॉलेज के साथ कि स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट जो है कॉलेज में स्टडी करता है, ये उसकी ईआरडी है। तो ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल देखी लॉजिकल डिज़ाइन पे। आपको चैप्टर नंबर 7 जो है मैंने रिकॉल भी करवा दिया और वो टॉपिक भी, और ये सिंपल एग्जांपल आपसे इसलिए डिस्कस की गई ताकि ये टॉपिक बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकें। डियर स्टूडेंट, जो सेकंड टाइप है हमारे पास डिज़ाइन का वो है फिजिकल डिज़ाइन। एक्चुअली स्टूडेंट्स, फिजिकल डिज़ाइन जो होता है ये रिलेट होता है उस एक्चुअल इनपुट और आउटपुट से जो कि प्रोसेस होते हैं सिस्टम में। इसमें फोकस ये होता है कि किस तरह से डेटा को सिस्टम में एंटर किया जाएगा, किस तरह से वेरीफाई किया जाएगा, किस तरह से प्रोसेस होगा और किस तरह से डिस्प्ले होगा आउटपुट। इसमें जो है एक वर्किंग सिस्टम प्रोड्यूस किया जाता है और इसके लिए कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बताई जाती हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ बता दी जाती है कि जो सिस्टम है वो क्या करेगा। इसमें हमारा ये भी कंसर्न होता है कि यूज़र का इंटरफेस का डिज़ाइन कैसे होगा, प्रोसेस का डिज़ाइन कैसे होगा और डेटा का डिज़ाइन इसमें हमारा कैसे होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी फिज़िकल डिज़ाइन में बता दी जाती हैं। अब फिज़िकल डिज़ाइन में कुछ जो है वो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि इसमें ये भी स्पेसिफाई किया जाता है कि इनपुट आउटपुट मीडिया क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। डेटाबेस स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में डेटाबेस के चैप्टर को डिटेल के साथ स्टडी किया था। एंड स्पेसिफाई बैकअप प्रोसीजर, और फिर हमने उसमें यह भी देखा था कि जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस बना लेते हैं तो उसका बैकअप कैसे लिया जाता है और रिस्टोर कैसे लिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये भी हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे। तो डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करना है, उसका बैकअप और रिस्टोर का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी बातें फिजिकल डिज़ाइन में आती हैं। इसके अलावा फिजिकल डिज़ाइन में जो हमने प्लानिंग की होती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी हम जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें हम
अपनी सिस्टम की कॉस्ट को भी अपडेट करते हैं, बेनिफिट्स को अपडेट करते हैं, हम कन्वर्जन डेट्स को अपडेट करते हैं और सिस्टम पे हम कोई कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, चेक्स लगाते हैं कि सिस्टम इन चेक्स को फॉलो करते हुए जो है अपनी वर्किंग करेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने डिज़ाइन और इसकी टाइप्स पर बात कर ली है। अब हम लोग जो हैं वो डिज़ाइन फेज में जो इसका आर्किटेक्चर है हम उनकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आर्किटेक्चर के लिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हमारे पास डिज़ाइन आर्किटेक्चर्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स। उसमें फर्स्ट होता है एल्गोरिथम। तो पहले हम बात करते हैं एल्गोरिथम क्या है, फिर हम इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आउट अ प्रोसीजर और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जब हम इंस्ट्रक्शन का एक सेट फॉलो करते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसे जो है हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन कि इंस्ट्रक्शन का एक सेट जिसके ज़रिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उसे जो है एल्गोरिथम कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम जो हैं नॉर्मली ये बनाए जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने जिस सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाना है उसको प्रोग्राम करने से पहले हम उनके एल्गोरिथम्स बना लेते हैं डिज़ाइन फेस में। एल्गोरिथम्स जो हैं ये हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में बनाते हैं ताकि ये हम इनको आसानी के साथ जो है मॉडिफाई भी किया जा सके। तो चलें अब हम एल्गोरिथम की कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम जिन एल्गोरिथम्स की एग्जांपल देखने जा रहे हैं दे आर टू मच सिंपल एग्जांपल्स। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे अपना फोकस रखिएगा। स्टूडेंट, जो हम फर्स्ट एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं इसमें हम जो हैं वो 2 नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम देखेंगे। वो 2 नंबर्स जो कि यूज़र एंटर करता है और फिर उन 2 नंबर्स को ऐड किया जाता है। तो उसके लिए जैसे आप देख सकते हैं कि हमें स्क्रीन पे डिफरेंट स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि एल्गोरिथम जो है इसके थ्रू हम जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम कुछ बताते हैं। तो 2 नंबर्स को ऐड करने का जो एल्गोरिथम है इसमें हमारा स्टेप नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने कहा डिक्लेयर वेरिएबल्स num1, num2 एंड सम। यहाँ हमने बात की कि हम 3 वेरिएबल बना रहे हैं, num1, num2 एंड सम। फिर स्टेप नंबर 3 में जो है हम 2 नंबर्स को यूज़र से एंटर करवाएंगे। यानी स्टेप नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया, 2 में हमने 3 वेरिएबल्स का बताया, स्टेप नंबर 3 में हमने यूज़र से 2 वैल्यूज़ को इनपुट लिया, स्टेप नंबर 4 में जो है उन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया और हमने रिजल्ट जो है एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और स्टेप नंबर 5 में हमने उसको प्रिंट करवा दिया, और स्टेप नंबर 6 में जो है स्टॉप हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एल्गोरिथम बनाना कितना आसान है। ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में एल्गोरिथम बनाया जाता है। तो इस एल्गोरिथम को देख के हमें पता चल रहा है कि अगर हमने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन देना है एल्गोरिथम के ज़रिए तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखा जाता है। तो हमने एक बहुत स्टूडेंट सिंपल एग्जांपल को देखा जिसमें हम लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम देखा। स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम एक नया एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं और वो किस चीज़ के बारे में है, टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 डिफरेंट नंबर्स एंटर्ड बाय यूज़र। यानी इसमें हम यूज़र से कहेंगे कि वो 3 नंबर एंटर करे और हम लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसका लेट से हमें एल्गोरिथम बनाना है। हमें लेट से एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि आप एक ऐसा एल्गोरिथम बनाएं जिसके थ्रू जो है यूज़र ने अगर 3 नंबर्स एंटर किए तो उसमें से लार्जेस्ट नंबर हम मालूम कर सकें। तो उसके लिए कैसे होगा, स्टेप नंबर 1 में आपने स्टार्ट लेना है, स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट आपने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं। वेरिएबल एक्चुअली ये बिल्कुल इस तरह ही है जैसे आप मैथ्स में करते हैं, आप कहते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 10। ये बिल्कुल इस तरह से चीज़ें हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमने वेरिएबल्स बना लिए a b c। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 में फिर हमने यूज़र से 3 वैल्यूज़ इनपुट करवा ली हैं। यानी फर्स्ट नंबर हमने इनपुट करवाया, हमने स्टूडेंट सेकंड नंबर इनपुट करवाया, फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो थर्ड नंबर इनपुट करवाया।
स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट हम चेक कर रहे हैं क्या जो फर्स्ट नंबर इंटर हुआ है वो ग्रेटर है सेकंड नंबर से। अगर फर्स्ट नंबर इंटर हुआ है वो ग्रेटर है सेकंड नंबर से, तो ये भी चेक किया जाए कि क्या जो फर्स्ट नंबर इंटर हुआ है वो थर्ड नंबर से भी ग्रेटर है। यानी हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं, और कंडीशन ये है कि अगर हमने 3 नंबर्स इंटर किए हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड से, और यही फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से भी ग्रेटर है। अगर फर्स्ट नंबर दोनों से ग्रेटर है तो हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हमने फर्स्ट नंबर को चेक किया कि वो सेकंड नंबर से ग्रेटर है लेकिन थर्ड नंबर से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। फिर थर्ड नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, ये आपने समझना है। और इस केस को एल्स केस कहते हैं। और लेट्स से अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से भी ग्रेटर नहीं, थर्ड से भी ग्रेटर नहीं, तो फिर हम एक और कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि अब चेक किया जाए क्या सेकंड नंबर ग्रेटर है थर्ड से। अगर सेकंड नंबर थर्ड नंबर से ग्रेटर है तो हम मैसेज देंगे कि B इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी सेकंड नंबर जो है वो लार्जेस्ट या ग्रेटर नंबर है हमारे पास। इसी तरह से हमने जो है वो ये भी देखना है कि अगर सेकंड नंबर जो है वो स्मॉलर है थर्ड से तो हम मैसेज देंगे C इज द लार्जेस्ट नंबर। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक एल्गोरिथम बनाया जिसमें हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया कि हमारा लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी को जो है हम लोग एक दूसरी एल्गोरिथम की एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एल्गोरिथम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax² + bx + c = 0। आपको याद है आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मैथमेटिक्स के कोर्स में जो है वो स्टडी की है, और काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों को आपके मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हजरात ने टीच की होगी। तो हमने इसके लिए लेट्स से एक एल्गोरिथम बनाना है। तो एल्गोरिथम इसके लिए जो हमने बनाया है वो कैसे है, ज़रा सा हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। स्टेप नंबर 1 में हमने स्टूडेंट्स उसी तरह से स्टार्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया a, b, c, d, x1, x2, rp एंड ip। तो ये हमने एक्चुअली कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट आप ये समझ लें कि वेरिएबल जो है लेट्स हमारे पास वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें हम कोई वैल्यूज़ को सेव करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें, इंशाल्लाह जब आप लोगों का प्रोग्रामिंग पोर्शन स्टार्ट होगा चैप्टर 3 से तो वहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखें, हमने थर्ड स्टेप में किया कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। फिर स्टूडेंट्स हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया। आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। हमने उसे कैलकुलेट किया। फिर स्टेप नंबर 4 में हमने चेक किया कि जो डिस्क्रिमिनेंट आया है और रिजल्ट d को असाइन हुआ है क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 के। अगर वो ग्रेटर देन है इक्वल टू है 0 के तो हमने फर्स्ट स्क्वायर रूट -b प्लस डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाई 2a ये r1 को असाइन किया। सिमिलर हमने नेगेटिव माइनस के साथ r2 को असाइन किया और फिर हमने r1 और r2 के रूट्स को जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। ये हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 0 के तो ये वाला पोर्शन जो है एल्गोरिथम के ये स्टेप्स जो हैं इन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ये केस हो जाए कि जिसमें हमारे पास जो है वो इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमारे पास ये केस हो जाए कि जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर भी ना हो 0 से और उसके इक्वल भी ना हो, 0 से लेस हो, तो फिर ये पोर्शन होगा हम रियल पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करेंगे और फिर जो है हम क्या करेंगे b/a से जो रिजल्ट आएगा वो हम rp को असाइन करेंगे
और फिर हम डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट लेंगे डिवाइडेड बाई 2a के साथ, वो हम IP को असाइन करेंगे। फिर जो है हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को जो है एज अ रूट्स डिस्प्ले करवा देंगे, और फिर जो है हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में स्टॉप हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने आपके सामने 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि हमने 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाना था, हमने उसका एल्गोरिथम भी स्टूडेंट्स देखा। हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, हमने 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, उसके लिए भी स्टूडेंट्स हमने एल्गोरिथम देखा। स्टूडेंट, हमारी जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक एल्गोरिथम बनाना था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी एक एल्गोरिथम बनाया और उसको हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम न्यू एग्जांपल्स, न्यू चीज़ों को आपके सामने लाते रहेंगे और न्यू डिस्कशंस आपके साथ करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो हमारा होता है सूडो कोड। तो हम देखते हैं कि सूडो कोड हमारा क्या होता है और इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ एन आउटलाइन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन अ फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास जो है प्रोग्राम की आउटलाइन होती है जिसे एक फॉर्म में लिखा जाता है, दैट कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसे हम आसानी के साथ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन स्टूडेंट। ये हमारे पास एक्चुअली एक प्रोग्राम की आउटलाइन भी होती है जिसे जो है हम उस फॉर्म में लिखते हैं जिनको हम आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं रियल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में। स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि रियल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट क्या होती है। उससे पहले हम एक सूडो कोड के एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये हमारे एक सूडो कोड है जिसमें हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, लेट्स से हम लोग एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करना चाहते हैं, हमने सूडो कोड लिखना है कि हमने स्टूडेंट की परसेंटेजेस फाइंड करनी है और उनकी बेस पे हमने स्टूडेंट को पोजीशन असाइन करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया हुआ है कि हम ये कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स सिर्फ पास होने चाहिए जिनकी परसेंटेज 60% के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। इसके लिए हमें एक सूडो कोड लिखना है। तो स्टूडेंट, सूडो कोड कैसे होगा, आप ज़रा देखें। मैंने लिखा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%। इसका मतलब ये कि हमने परसेंटेज फाइंड की होगी और हम चेक करेंगे कि अगर वो ग्रेटर है या इक्वल है 60% से तो हम कहेंगे कि वो पास है। आई एम गोइंग टू रिपीट कि हमने एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने सूडो कोड लिखना है कि हमने फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टूडेंट पास हैं। तो हम कंडीशन लगाएंगे कि जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 60 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है वो स्टूडेंट पास होंगे। जिन स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से लेस है वो स्टूडेंट जो हैं वो फेल कंसिडर होंगे। अब स्टूडेंट्स, आप देखें, हमने एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल के जरिए सूडो कोड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी प्रॉब्लम के लिए कोई सूडो कोड लिखते हैं एक्चुअली, तो फिर इसको आसानी से हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सूडो कोड ये आपकी एक जनरल कुछ नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जिसमें आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं और उसके लिए आप जो हैं वो सूडो कोड को बनाते हैं। अब इसको जब हम रियल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर को बताते हैं आपने कोई काम करना है, कैसे करना है, इसको हम लोग जो हैं वो प्रोग्रामिंग कहते हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जो है
वो किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों के चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स 3 से थर्ड चैप्टर से थर्ड यूनिट से आप लोगों की एक प्रोग्रामिंग C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। जैसे ही आपका ये पोर्शन स्टार्ट होगा उसमें स्टार्ट से आपको जो है ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपके साथ आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे स्टूडेंट्स। इन कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा वो आपका होगा कंप्यूटर प्रोग्राम से, कि एक प्रोग्राम क्या एक्चुअली क्या होता है। तो एक प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स? अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो सोल्यूशन देते हैं उसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर हम ये बात भी देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम कौन बनाता है, तो उसको कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। अ पर्सन हु राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। वो पर्सन जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई सूडो कोड लिखा है और आपने उसको किसी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में चेंज करना है, तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उन्हें वो करेंगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स आपको मालूम होना चाहिए कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों के कोर्स में जो हैं वो C++ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एक स्टेटमेंट जो है सेमीकोलन पे ख़त्म होती है। यानी एक लाइन होती है, जिस लाइन के आखिर में सेमीकोलन आ जाए यानी डॉट और कॉमा, उसे हम लोग फुल स्टॉप या कॉमा उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर स्टूडेंट एग्जीक्यूट करता है। तो आपने जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सूडो कोड को लेके जाना हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि हम ये बाउंड नहीं कि हम लोग जस्ट सूडो कोड जो हमारे पास होता है उसे हम C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करें। नो, हम उसे जावा लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। हम उसे विजुअल C# की प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स चेंज कर सकते हैं। हम उन्हें दूसरी लैंग्वेजेस की बेसिक लैंग्वेज की उसमें चेंज कर सकते हैं। जो दूसरी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उनमें हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। वो विजुअल बेसिक VB.NET की स्टेटमेंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोड करना है और किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर्स आपके पास मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आजकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट ओरिएंटेड है वो विजुअल C# है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने जून 2001 में बनाई थी। ये लेटेस्ट लैंग्वेज है, ये आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज में भी इंक्लूडेड है और जैसे ही आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे मूव करेंगे वहाँ आपको C# लैंग्वेज टीच की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स आजकल जो पॉपुलर और लेटेस्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वो C# लैंग्वेज है, जो कि यूज़ भी हो रही है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने जून 2001 में बनाई थी, अभी भी ये यूज़ हो रही है। और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम C# लैंग्वेज में बनाए हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास जो हैं वो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 जो हैं ये विजुअल C# लैंग्वेज में बने हैं, यानी उनके बहुत सारे जो हैं मॉड्यूल्स इसमें लिखे गए हैं। तो जब आप लोगों का प्रोग्रामिंग पोर्शन स्टार्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो उसमें आप लोग जो हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाना सीखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट से आप गो थ्रू करेंगे और आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर 3 से 9 तक जो है वो प्रोग्रामिंग पोर्शन है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू डिस्कशन लेकर आपके सामने आएंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।